तो धनखड़ के चेतावनी के 2 दिन बाद मोदी सरकार का फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने एक आदेश जारी किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और लीडर अपोजिशन मिलकर के करें। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हर मामले में उसकी मनमर्जी चले। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उस मनमर्जी पर अंगद का पांव एक तरह से रख दिया है। नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से इस देश की जनता ने चुना है। इस देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुना है। इस देश की जनता ने चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया है। नमस्कार, कैसे हैं आप? एक कहावत अक्सर होती है कि बहुत सम्मान किसी को पचता नहीं है। जब आप किसी को बहुत ज्यादा सम्मान दीजिए तो डाइजेस्ट नहीं होता, आपको हल्के में लेने लगते हैं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट के भी साथ लगता है कई बार ऐसा ही हो रहा है। मोदी सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार लांघी गई लक्ष्मण रेखाओं पर कोई हमला नहीं किया। सरकार लेकिन ऐसे भी बैकफुट पे नहीं आती। बार बार संसद के माध्यम से भी समझाने की कोशिश की गई और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के माध्यम से भी। जब धनखड़ उपराष्ट्रपति बनाए गए उसी समय मैंने कहा था कि धनखड़ का चयन ही सुप्रीम कोर्ट पर के मनमाने पर नकेल कसने के लिए है। वो देश के सीनियर मोस्ट लॉयर रह चुके हैं जगदीप धनखड़, और जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा लांघी है, धनखड़ ने चेतावनी दी है। तो धनखड़ के चेतावनी के 2 दिन बाद मोदी सरकार का फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का। दरअसल धनखड़ के इस एक्शन के, इस बयान के बाद, धनखड़ के इस धमकी के बाद सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीख लगाई। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का समय 18 फरवरी, मतलब जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं 10 मिनट के बाद शाम के 5 बजते ही रिटायरमेंट हो गया। किसका? राजीव कुमार का। राजीव कुमार भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो जाएंगे 5 बजे शाम के बाद। तो फिर चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट पे यदि बड़ा गट्स था तो सुप्रीम कोर्ट को 2 दिन पहले यह फैसला कर देना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तारीख लगा दी 19 फरवरी की। 19 फरवरी की तारीख लगाकर क्या सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को चेतावनी दी थी, धमकी दी थी कि उजाड़ देंगे हम तुम्हें? जो आस चंद्रचूड़ से इन लोगों ने लगा रखी थी, वही आस फिर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और संजीव खन्ना से लगा ली है क्या? अब सोचिए, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति हो गई है ज्ञानेश कुमार की। ज्ञानेश कुमार अब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिए गए हैं। भारत सरकार का गजट जारी कर दिया गया है और ये विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा, इस बात की जानकारी मैंने अपने सोशल मीडिया से आपको रात में दी थी, ट्विटर के माध्यम से भी, कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम 2023 की खंड 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय राष्ट्रपति श्री ज्ञानेश कुमार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में भारत निर्वाचन आयोग में 19 फरवरी 2025 को करते हैं। ये जो जारी किया गया है भारत सरकार के तरफ से, वो जानकारी देते हुए बताया गया कि ज्ञानेश कुमार को राजीव कुमार की जगह पे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है। 19 फरवरी 2025 से अपना कार्यकाल उनका शुरू हो जाएगा। अब इस पूरे मामले में ज्ञानेश कुमार जो हैं वो कौन है? अब सोचिए, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त थे, सीनियर मोस्ट चुनाव आयुक्त, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त से नंबर 2 पे थे ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार देश के सीनियर मोस्ट IAS ऑफिसर हैं और चुनाव आयोग में खुद से चुनाव नंबर 2 पे, मतलब राजीव कुमार के बाद नंबर 2 पे यही थे।
तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है कि लीक से हटकर हुआ है। लेकिन इनकी नियुक्ति के साथ ही पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह बौखला गया। राहुल गांधी की तरफ से एक नोट जारी किया गया और इस बात को लेकर लेफ्ट लिबरल गिरोह ने उत्पात मचाया कि इसमें राहुल गांधी की सहमति नहीं है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सीबीआई की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट ने घुसपैठ किया था। सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने एक आदेश जारी किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और लीडर अपोजिशन मिलकर के करेंगे। जब यह आदेश 2 मार्च 2023 को जब सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश आया कि मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्तों और सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को पलट दिया भारत सरकार ने संसद द्वारा एक कानून ला करके, और संसद द्वारा इस लाए गए कानून के आधार पर यह कहा गया कि सरकार, ये कार्यपालिका का काम है, इसमें न्यायपालिका के घुसपैठ का कोई मतलब नहीं है। 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को संसद में कानून बना करके उसे रौंद दिया गया। संसद में कानून यह बनाया गया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री, सरकार के कैबिनेट का वरिष्ठतम मंत्री, चाहे उसमें कानून मंत्री हो या गृह मंत्री हो, उसके साथ नेता प्रतिपक्ष होगा। यह कानून बना दिया गया। इन तीनों के सहमत में जो 2-1 का यदि फैसला हो जाएगा, उस आधार पे यह बनेगा। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट भी बेचैन हुआ और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं आई। अब 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण एक याचिका लेकर के गए और कहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनी है। राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं 18 तारीख को, आप इस मामले को सुनिए। और 18 तारीख को राजीव कुमार के रिटायरमेंट के पहले नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो जाएगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को कोई आदेश दे। अब कमाल की बात देखिए, जब संसद द्वारा कानून पास हो गया है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में, सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। यह देश कार्यपालिका प्रधान है, इस देश का सुप्रीम संसद है, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार इसकी अगुवाई करती है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ कानून का संरक्षण करना है, इस देश के कानून की रक्षा करना है, इस देश की कार्यपालिका में घुसपैठ का नहीं है। और बार बार सुप्रीम कोर्ट इस मामले में घुसपैठ करता है। मोदी सरकार ने अब तक सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को ध्वस्त नहीं किया, कॉलेजियम सिस्टम को। संसद द्वारा कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर करके न्यायिक आयोग बनाया गया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का वर्चस्व होना था। जजों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 वरिष्ठतम जजों की भी भूमिका होनी थी। जजों की नियुक्ति में सीधे कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं था, सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका थी, क्योंकि वो जुडिशियरी का मामला था। सरकार चाहती तो उसमें पहले की तरह जैसे इंदिरा गांधी के दौर में होता था जजों की नियुक्ति, वैसी नियुक्ति होती। लेकिन मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान किया कि जजों की नियुक्ति में जो न्यायिक आयोग बनना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संसद के फैसले को नहीं माना और संवैधानिक पीठ ने फैसला दे दिया कि कॉलेजियम सिस्टम के आधार पर ही होगा और जजों की नियुक्ति तो हम ही करेंगे। और तभी यह परंपरा होता है कि चंद्रचूड़ का बेटा ही, जो चंद्रचूड़ 8 साल तक सीजीआई रहता है, उसका बेटा फिर सीजीआई बन जाता है। फिर उसका बेटा सुप्रीम कोर्ट में मनमानी उसकी चलती है कि वो घृणा के पात्र एक अल्लाहाबादिया का वकील बन जाता है और सुप्रीम कोर्ट से मनमानी आदेश पा जाता है। क्योंकि चंद्रचूड़ लगभग 4-5 साल तक कॉलेजियम सिस्टम में रहे, उनके बनाए हुए कई सारे जज आज सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, हाई कोर्ट में जज हैं। तो तय सी बात है, चंद्रचूड़ का बेटा यदि किसी कोर्ट में पेश होगा तो उसे सुना जाएगा।
उसे सिंघवी और सिब्बल की तरह मौत दिलाई जाएगी, क्योंकि सिब्बल और सिंघवी ने ना जाने कितने लोगों को जज बनाया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। यही कॉलेजियम सिस्टम का खेल है। सरकार इसे बदलना चाहती थी, सुप्रीम कोर्ट ने अंगद का पांव डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि हर मामले में उसकी मनमर्जी चले। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को उस मनमर्जी पर अंगद का पांव एक तरह से रख दिया है। पहली बार इस तरह से एक्शन लेते हुए, लगातार एक्शन लेते हुए सरकार ने तय कर दिया है कि कॉलेजियम सिस्टम पर भले ही अभी हम आपको कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आप कार्यपालिका में घुसपैठ मत कीजिए। दरअसल भारत के उपराष्ट्रपति ने एक कार्यक्रम में अभी 2 दिन पहले ही जो बात कही थी, उस पर सरकार ने अमल कर लिया। अब आपको याद होगा, मैंने धनखड़ साहब के बयान 2 दिन पहले सुनाए थे। सुप्रीम कोर्ट को जस्टिस जगदीप धनखड़ जी ने एक चेतावनी दी थी, और मुझे लगता है कि संभवतः उसे सुना गया होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। By statutory prescription, Chief Justice of India participates in the selection of the CBI director. Can there be any legal rationale for it? I can appreciate that the statutory prescription took shape because executive of the day yielded to a judicial body. The time has come to revisit. This surely does not merge with democracy. How can we involve Chief Justice of India with any executive? दरअसल जगदीप धनखड़ ने साफ साफ कहा कि कार्यपालिका में सुप्रीम कोर्ट घुसपैठ कैसे कर सकता है, कैसे इस देश का सुप्रीम कोर्ट, इस देश का सीजीआई इस तरह से जनता की चुनी हुई सरकार के कामकाज में घुसपैठ कर सकता है। यह जगदीप धनखड़ की खुली चेतावनी थी। अब आप चौंकेंगे, जगदीप धनखड़ की इस चेतावनी के बाद भी यदि सुप्रीम कोर्ट इस तरह का खेल करे तो क्या होगा। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होते ही कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम बौखला गया। प्रधानमंत्री निवास पर 17 फरवरी के शाम को बैठक होनी थी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति का। उसमें लीडर अपोजिशन को बुलाया गया, राहुल गांधी वहां गए और राहुल गांधी ने अपनी असहमति वहां जारी कर दी। एक लेटर छपा करके राहुल गांधी गए, डिसेंट नोट वहां थमा गए और पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह राहुल गांधी के इस असहमति पत्र को लेकर नाच रहा है। राहुल ने साइन भी कर दिया है इस तरह से 17 फरवरी को, और कहा है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर हमारी असहमति है। अब जरा सोचिए, इससे पहले लीडर अपोजिशन को यह हैसियत भी नहीं दी जाती थी। मुख्य चुनाव आयुक्त या सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में विपक्ष की कोई भूमिका नहीं होती थी। मोदी सरकार से पहले किसी भी सरकार ने सीबीआई डायरेक्टर, नेता या इलेक्शन का मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कभी विपक्ष की को कोई अहमियत नहीं दी। आज तक विपक्ष को इस तरह की जिम्मेदारी में कोई हैसियत नहीं थी। कहते हैं ना कि एक कहावत होती है कि घी नहीं पचता है फलाना जानवर को, ज्यादा सम्मान नहीं पचता है। राहुल गांधी को वो सम्मान दिया गया जिसके वो हकदार ही नहीं है। 99 सीट लाए हैं, इससे पहले तो वो हैसियत भी नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी को तो ये हैसियत आज हुई है। इससे पहले जो अधीर रंजन और मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उनको तो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत भी नहीं थी। कांग्रेस 14 और 19 में 10% सीट भी नहीं ला पाई थी, तो नेता प्रतिपक्ष की हैसियत भी नहीं थी। सीबीआई डायरेक्टर और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में विपक्ष की कभी भूमिका नहीं रही है। मोदी सरकार ने जरा घी क्या थमाया, डाइजेस्ट ही नहीं हुआ इन सबको, और पूरा खलियर लतियर खैराती गैंग कूदने लगे कि मेरे आका को की असहमति थी तो फिर सीबीआई डायरेक्टर कैसे चुना गया। फिर ज्ञानेश कुमार के एक इतिहास खंगाले जाने लगे कि ज्ञानेश कुमार कौन है। ज्ञानेश कुमार गृह मंत्रालय में काम कर चुके हैं, ज्ञानेश कुमार 370 हटाने में काम कर चुके हैं। अब भाई काबिल अधिकारी होगा तभी बड़ी जिम्मेदारी दी होगी, लेकिन खलिहरों का गैंग ये नहीं बताता कि ज्ञानेश कुमार एके एंटनी की टीम में भी थे। रक्षा मंत्री जब एके एंटनी थे, एंटनी के टीम में भी ज्ञानेश कुमार थे। ज्ञानेश सीनियर आईएएस ऑफिसर है,
और आईएएस ऑफिसर सरकार बदलने से नहीं बदल जाते। 88 बैच के केरल कैडर के ज्ञानेश कुमार यूपीए सरकार के दौरान से, मतलब नियुक्ति तो राजीव गांधी के अब्बाजान के समय से ही है, लेकिन वरिष्ठता यूपीए सरकार में मिली। रक्षा मंत्रालय में एके एंटनी के समय में वो सचिव के पद पे रहे। अब पूरा सिस्टम ये नहीं बताता कि रक्षा मंत्रालय में एके एंटनी की टीम में ज्ञानेश कुमार काम कर रहे थे। अब जो सीनियर मोस्ट अधिकारी होगा वही सीबीआई डायरेक्टर, रॉ में, सीबीआई में, आईबी में वही रहेगा। और यदि रहेगा तो सरकार जो उस समय की होगी उसका भरोसेमंद होगा। सरकार का यदि भरोसेमंद कोई अधिकारी नहीं होगा तो फिर सिस्टम कैसे काम करेगी? इस देश की सरकार को इस देश की जनता ने चुना है। नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत से इस देश की जनता ने चुना है। इस देश की जनता ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं चुना है। इस देश की जनता ने चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनाया है। चंद्रचूड़ को तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने परिवारवाद और भाई भतीजावाद के तहत बनाया होगा, चाहे वो बाकी के जितने जजेज हैं। इनकी नियुक्ति जनता के द्वारा नहीं होती, योग्यता के द्वारा भी नहीं होती, कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा होती है। तो जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा चुने गए जज हैं, जिनका जनता के प्रति, देश के प्रति, संसद के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्या वो मुख्य चुनाव आयुक्त चुनेंगे? यही बात जगदीप धनखड़ कह रहे थे। अब चूंकि जगदीप धनखड़ हायरार्की में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ऊपर माना जाता है, तो चूंकि उपराष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है, हायरार्की में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़े प्रधानमंत्री भी होते हैं। नंबर 4 पर मुख्य न्यायाधीश होता है। तो यही धनखड़ समझा रहे थे कि भाई भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यपालिका में कैसे, विधायिका में कैसे हस्तक्षेप कर सकता है? इस देश की जनता ने उसे कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। उस संसद और सरकार के प्रति, देश के प्रति कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन पूरा लेफ्ट लिबरल गिरोह बौखला गया मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन से ही। मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के साथ चूंकि राजीव कुमार रिटायर हो रहे हैं, उनके जगह पे जो सीनियर मोस्ट चुनाव आयुक्त थे ज्ञानेश कुमार, वो मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। तो एक सीट काबिल खाली रह गया। उसके जगह पर विवेक जोशी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। सुखविंदर संधू पहले से चुनाव आयुक्त हैं, जो तीसरे नंबर पे थे, अब वो दूसरे नंबर पे आ गए। माना जा रहा है कि 5 अधिकारियों के नाम, 5 वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी के नाम पर चर्चा हुई। राहुल गांधी वहां चुप्पी लगाए रहे और राहुल गांधी ने इस पर एक असहमति नोट जारी कर दिया। सवाल यह है कि विपक्ष के नेता के रूप में उन्हें अपनी कोई राय देनी चाहिए थी, और ज्ञानेश कुमार को कोई आसमान से नहीं लाया गया है। वो चुनाव आयोग में चुनाव आयुक्त थे, उन्हें ही बनाया गया है। तो फिर पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम ये व्याख्या करते हुए कि अमित शाह की टीम में काम कर रहे थे। अमित शाह 6 साल से यदि गृह मंत्री हैं तो गृह मंत्रालय में कोई वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी ही तो काम करेगा। गृह मंत्रालय पीएमओ के बाद सबसे प्रभावशाली मंत्रालय होता है। तो गृह सचिव या फिर उनकी टीम में जो लोग होंगे वो वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी होंगे। तो एक समय में वो वरिष्ठतम आईएएस अधिकारी थे, अब उन्हें चुनाव आयोग में डाल दिया गया है। एक स्वतंत्र निकाय होता है, लेकिन कोई स्वतंत्र निकाय, सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ये सब स्वतंत्र निकाय हैं। लेकिन सैलरी से लेकर तमाम चीजें इसकी सरकार तय करती है। अब कमाल की बात यह देखिए कि जितने स्वतंत्र निकाय हैं, एक तरह से सरकार ने एक संदेश दिया है कि स्वतंत्र निकायों पर भी अंकुश की जिम्मेदारी जनता की चुनी हुई सरकार है। क्योंकि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से फ्री हैंड लगातार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में संसद में भी उन्होंने कहा कि इस सरकार ने कभी सुप्रीम कोर्ट के काम में हस्तक्षेप नहीं किया। तो सुप्रीम कोर्ट को भी उससे बचना चाहिए। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करके सरकार ने एक बड़ा मैसेज दिया है। धनखड़ के माध्यम से धमकी देकर के सुप्रीम कोर्ट को फिर से लक्ष्मण रेखा याद दिलाई है। दिलचस्प ये है कि इस याचिका पर सुनवाई 19 फरवरी को है। जिस समय में 10:30 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त की शपथ ले रहे होंगे ज्ञानेश कुमार, ठीक उसी समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुनवाई हो रही होगी।
तो क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति से बड़ा हो जाएगा? क्योंकि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति भारत सरकार के राष्ट्रपति ने करके मुहर लगा दी है, कल उन्हें शपथ दिलाई जाएगी। तो क्या सुप्रीम कोर्ट उस राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण को, उस नियुक्ति को जूते तले रौंद देगा? क्या इतनी हैसियत इस देश के सुप्रीम कोर्ट को है? दरअसल इस फैसले से मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी एक हैसियत बताई है कि लक्ष्मण रेखा बार बार क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती है। लेफ्ट लिबरल गिरोह बौखलाया हुआ है। सरकार ने कुछ भी अभी वैसा नहीं किया जिससे माना जाए इन निरंकुशों पर हंटर चलाया जा रहा है, लेकिन एक संकेत तो दे दिया है। जगदीप धनखड़ से यह कहवाना कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में आपके घुसपैठ की कोई जरूरत नहीं है, ये संदेश धीरे धीरे पुख्ता हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट अपनी ही सीमा में फंस करके, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले हो रहे हैं कॉलेजियम को लेकर के, जिस तरह से चंद्रचूड़ के बेटों की मनमर्जी सुप्रीम कोर्ट में चलनी शुरू हो गई है, इससे एक मैसेजिंग जाता है कि सुप्रीम कोर्ट भाई भतीजावाद के चक्कर में इस देश की डेमोक्रेसी को भी खत्म कर देगा, अपना मनमानापन करेगा। यही बात जगदीप धनखड़ ने कही। उम्मीद की जानी चाहिए इस देश की सुप्रीम अदालत को जनता की भावना समझ आ रही होगी। ये वीडियो विश्लेषण यदि आपको पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद।